तो चलिए ये हमारे टियर 1 के लिए आईसीटी कंप्यूटर के तहत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर फॉर्मेट में हम ढेर सारे जो है फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं। ये फैक्ट निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप टीचिंग के लिए दे रहे हो या नॉन टीचिंग के दे ले रहे हो। और ये पूरा आपका केबीएस एनबीएस में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, वहाँ पे भी आईसीटी कंप्यूटर का पोर्शन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि किसको हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। हम सभी जानते हैं कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। जनक यहाँ जी बैठे हुए हैं, हम सभी जानते। पहला क्वेश्चन हमने सिंपल आपके लिए बनाया, अभी ये आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरह के क्वेश्चन हमने इसमें फ्रेम किया है, जो कि निश्चित रूप से आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कंप्यूटर का जनक या जो फादर है कंप्यूटर, उनको चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, और ये जो पिक्चर है ये उन्हीं की है। इन्होंने जो एक कंप्यूटर बनाया था उसका नाम इन्होंने रखा था एनालिटिकल इंजन। ये भी याद रखिएगा कि चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर पहला कंप्यूटर बनाया था वो था एनालिटिकल इंजन, और इन्होंने ही लेड किया था, यानी फाउंडेशन दिया था। मॉडर्न कंप्यूटिंग की शुरुआत इन्हीं से हुई थी, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है कंप्यूटर का। अब हम बात करते हैं कि विच कंपोनेंट वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। जैसे हम सभी जानते हैं कंप्यूटर में कई सारे जनरेशन आए। जनरेशन इस बेस पे आए कि जब कोई क्रांतिकारी कोई इन्वेंशन हुआ, कोई आविष्कार हुआ जिसने कंप्यूटर की दुनिया में सारा कुछ चेंज कर दिया। पहले वैक्यूम ट्यूब्स आए, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आया, माइक्रो प्रोसेसर आया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। इस तरह से अब पूरा जनरेशन बना हुआ है, कुछ कुछ साल का जनरेशन बना हुआ है। तो पहला जनरेशन जो था उसमें क्या कंपोनेंट यूज हुआ था, कंप्यूटर का कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ था जिसने ये सारी चीज़ें चेंज कर दी थी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुए थे वैक्यूम ट्यूब्स। बड़े बड़े ट्यूब बनाए गए थे, वैक्यूम था मतलब कोई एयर नहीं था, कुछ नहीं था, बड़े बड़े वैक्यूम्स बनाए गए थे, और वैक्यूम ट्यूब के बेसिस पे ही शुरुआती कंप्यूटर्स बने थे। और इसमें सबसे बात थी कि ये बहुत ही लार्ज होते थे, भाई एक पूरा पूरा कमरा भर जाता था इनको एक कंप्यूटर बनाने में, और बहुत ज़्यादा जनरेटर कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती थी, और ये इतनी हीट इतनी एनर्जी पूरा मतलब गर्म कर देता था। उसके लिए जो है इनको अलग से कूलर एसी लगाने पड़ते थे। एसी तो उस समय नहीं थे, लेकिन पंखे उंखे लगाने पड़ते थे फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स हुआ था, जो कि बहुत बड़े साइज के थे, बहुत ज़्यादा पावर लेते थे, और बहुत ज़्यादा इनसे हीट निकलती थी, बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाता था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा ये क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन इंट्रोड्यूस इन किस जनरेशन में। ये कह रहा है कि ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज हुआ था। हम जनरेशन भी पढ़ते चल रहे हैं लगातार। तो ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में आ गया, पहले में तो आ गया वैक्यूम ट्यूब से। ट्रांजिस्टर किस में आया, जब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का शुरू हुआ, सेकंड जनरेशन शुरू हुआ, जो कि 1956 से लेकर 1963 के बीच में चला था। 1956 में शुरुआत हुई थी और 1963 तक सेकंड जनरेशन चला था। तो सेकंड जनरेशन में जो क्रांतिकारी चेंज आए थे वो था ट्रांजिस्टर से यूज करने लगे, कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर लगने लगा। और ये जो ट्रांजिस्टर जो था इसने वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया, वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया गया, उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर आ गया। ट्रांजिस्टर की आने से कंप्यूटर छोटे हो गए, और उनका जो है जो चलने की स्पीड थी वो तेज हो गई, फास्ट हो गए पहले के मुकाबले। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ थर्ड जनरेशन। हम पांचों जनरेशन पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन इससे आ सकता है। थर्ड जनरेशन में क्या मेन कंपोनेंट यूज हुआ था। जैसे हमने पहले में वैक्यूम ट्यूब की यूज किया, दूसरे में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर यूज किया, तो तीसरे में क्या यूज हुआ। तीसरे में बहुत चीज़ आ गई कि आईसी बन के आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बन के आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, जिसने जो होता है ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया। ट्रांजिस्टर जितने सारे थे, ढेर सारे ट्रांजिस्टर को एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे बना दिया गया, उसी को हम इंटीग्रेटेड चिप कहते हैं। ये क्वेश्चन यहीं पे और आ गया कि आईसी जो होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं, वो किस केमिकल के बनते हैं, किस मेटल के बनते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन ही यूज होता है, काफ़ी जो है महंगा है, और इसकी काफ़ी डिमांड इस समय है, बहुत समय इस समय चल रहा है। चाइना के पास इसका ढेर सारा भंडार है, तो अमेरिका को ये देने से मना कर रहा है, बाकी और सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच जनरेशन यूजेस माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स कब यूज़ हुए, किस जनरेशन में यूज़ हुए। इसको हम कहते हैं VLSI, मतलब इसको शॉर्ट में BLSI भी कहते हैं, उसका फुल फॉर्म हमें पता नहीं है, लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो किस जनरेशन में यूज हुए थे ये पूछा जा रहा है, माइक्रो प्रोसेसर। तो अब जैसे हमने 3 जनरेशन पढ़ लिया, अब चौथा जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर का, जो कंप्यूटर का फोर्थ जनरेशन है, जो कि अभी भी माना जा रहा है कि ये चल रहा है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ही अभी भी कंप्यूटर में लग रहे हैं। ऐसा कोई चेंज नहीं आया कि उसने सब कुछ चेंज किया। माइक्रो प्रोसेसर ही हम देखते हैं कि भाई इंटेल का कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ, i3 है, i7 i5 है, कौन सा प्रोसेसर है, थर्ड जनरेशन है,
थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सेवन जनरेशन, कौन सा जनरेशन का जो है माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ, उसके भी बहुत सारे जनरेशन है। तो 1971 से लेके अभी तक ये है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का चल रहा है। और फोर्थ जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट को हटा के उसकी जगह पे माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे। और इसमें क्या हुआ कि ये इतना बहुत छोटा कर दिया भाई, लैपटॉप तभी बन पाए जब ये सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि इसने क्या किया, पूरे सीपीयू को, पूरा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो उसको एक सिंगल सिंगल चिप पे जो है बना के जो है उसको फिट कर दिया गया। इसी सिंगल चिप का नाम रख दिया गया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो मतलब होता है बहुत ही छोटे साइज का, सारा कुछ उसी में आ गया, इसलिए हम छोटे छोटे डिवाइसेस बना पाए, बहुत ही तेज डिवाइसेस और बहुत छोटे उसमें उसकी साइज बहुत हमने छोटी कर ली है। अगला क्वेश्चन ये है कि अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग, हमने यहाँ पे ये हिंदी में टाइप कर रखा है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं इसको भी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। इसमें जो है कोई ज़्यादा इंग्लिश ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी समझ में ना आए। तो फिफ्थ जनरेशन जो है कंप्यूटिंग में जो होता है वो किस पे बेस्ड था, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, उसको बता दीजिए। फिफ्थ वाला हमने पहले ही बता दिया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको हम एआई कहते हैं, या इसको हम कहते हैं यूएलएसआई। यू मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये फिफ्थ जनरेशन में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने लगे। ये रीजनिंग और लॉजिक पे काम करता है, ये खुद सोचता है, खुद बताता है। आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, जेमिनाई यूज कर रहे हैं, ग्रॉक यूज कर रहे हैं, डीप सीक यूज कर रहे हैं, ये सब के सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। आप इनको कुछ बता दीजिए, ये सब अपना खुद रीजनिंग कर लेंगे, सब अपना लॉजिक लगा लेंगे, पूरे तरह से जैसे आदमी सोचता है वैसे ये सोचते हैं। लेकिन ये है मशीन, इसलिए हम इसको कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इनकी अपने पास अपनी बुद्धिमत्ता होती है। हुईच इज द फादर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? एक चीज़ याद रखिएगा, वो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज, और ये कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, ऐसे हड़बड़ी में कोई भी जवाब दे के मत आइएगा, थोड़ा सा ठहर जाइएगा, उसके बाद फिर जो है गोला अपना भरिएगा। तो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के जनक एलन एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट हैं, इनको जो है मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जनक कहा जाता है। और इन्होंने जो जो होता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए थे, एल्गोरिदम और कंप्यूटेशन का। ये एल्गोरिदम्स, ये सब पूरा, ये यूट्यूब पूरा जितना सोशल मीडिया होता है एल्गोरिदम पे काम करता है। वो जो एल्गोरिदम और कंप्यूटेशन का जो कंसेप्ट डिजाइन किया था शुरुआती समय में, वो एलन ट्यूरिंग ने किया था, इसीलिए इनको मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जनक भी कहा जाता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? जो पहला फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था, उसे का क्या नाम था, उसे क्या कहा जाता है? तो जो पहला बना था उसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? एनियक कहा जाता है, ENIAC, एनियक। जो पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था उसका नाम था एनियक। इसका फुल फॉर्म होता है ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेशन, ए से एंड, और सी से कंप्यूटर। ये बना था 1945 में, याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। विच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? जब पहला जनरेशन कंप्यूटर बना था वैक्यूम ट्यूब्स वाला, तो उसमें कौन सी लैंग्वेज में कंप्यूटर काम करता था? तो वो जो बना था उस समय बना था मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब जिसमें आपका कंप्यूटर काम करता है, आपका कंप्यूटर लैपटॉप वो सिर्फ बाइनरी में काम करता है, 0 और 1 में ही काम करता है, उसको और कोई भाषा समझ में नहीं आती। आप उसको हिंदी डालो, इंग्लिश डालो, वो अपने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, ट्रांसलेट कर लेगा। ठीक है, तो जो मशीन जिस भाषा को समझता है उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और मशीन समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, जो कि 0 और 1 के क्रम में काम करता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन बना था कंप्यूटर उसमें मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी। हु डेवलप्ड द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, ये हमें बताना है। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर, उससे भी बड़े कंप्यूटर होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, बहुत बड़ी उनकी क्षमता होती है, स्पीड होती है, स्टोरेज होती है। तो जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था वो बनाए थे सेमोर क्रे ने बनाया था, सेमोर क्रे ने बनाया था। इसी के नाम पे इन्होंने अपना कंप्यूटर का नाम रखा था क्रे 1। क्रे 1 पहला सुपर कंप्यूटर बनाए थे सेमोर क्रे, ये बना था 1976 में। ठीक है, अगले पे आ जाइए कि इज ये प्लॉटर एन इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? प्लॉटर जो होता है इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर, प्रिंटर नहीं, प्रिंटर तो हम सभी जानते हैं भैया। प्लॉटर बताइए। प्लॉटर, प्लॉटर जो होता है वो बड़े बड़े ब्लूप्रिंट्स और मैप बनाने के काम आते हैं, बहुत सी वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट करने का काम होता है। एक तरह से बड़ा साइज का प्रिंटर होता है, बड़े साइज का। अगर आपको फ्लेक्सी बनवाना हो, जो एडवर्टाइजमेंट वाला बोर्ड बड़े बड़े बनवाने हो, मैप छपवाना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं
प्लॉटर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग करता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ माइकर? माइकर का फुल फॉर्म बनाना है, MICR का फुल फॉर्म आपको बताना है। एम का मतलब होता है मैग्नेटिक, आई का मतलब होता है इंक, सी का मतलब होता है कैरेक्टर और आर का मतलब होता है रिकॉग्निशन। और ये किस लिए यूज होता है? ये जो होता है बैंक में जो चेक होते हैं उसमें यूज होता है माइकर। जो ATM का कार्ड होता है उस पर जो स्ट्रिप लगी होती है, जो चेक पे लगी होती है, उस पे ये माइकर यूज होता है। Which device is used to read OMR? आपका एग्जाम इसी पे हो गया, OMR सीट पे। इसको पढ़ने के लिए किस डिवाइस का यूज होता है? इसी का फुल फॉर्म ही है ऑप्टिकल, O से ऑप्टिकल, M से मार्क, R से रीडर। यही जो होता है यूज होता है। ये क्या होता है? बबल्स जो होता है, जो काला इंक होता है उसी को ये रीड करता है। आप जो गोला भरते हैं यही ये पढ़ता है। अब अगला आ जाइए कि व्हिच की इज़ यूज टू टेक ए स्क्रीनशॉट? अगर कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट लेना हो तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करोगे? ये की सभी उस पे तो नहीं होते हैं, कीबोर्ड पे कुछ पे होते हैं। प्रिंट स्क्रीन लिखा होता है जी, या फिर शॉर्ट में लिखा होता है PRT या CN, और इसके साथ आपको दबाना पड़ता है विंडो की। जो विंडो की और प्रिंट स्क्रीन प्लस विंडो की दबा देंगे तो जो भी आपके जो है डिस्प्ले पे होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है और वो इमेज में सेव कर देता है। व्हाट इज द लाइट पेन? क्या होता है भाई? लाइट पेन क्या है? इनपुट है कि आउटपुट है? तो लाइट पेन जो होता है ये लाइट पे काम करता है, लाइट को सेंस करता है, इनपुट डिवाइस है। और ये लाइट सेंसिटिव जो होता है, लाइट सेंसिटिव जो डिवाइस है। और ये सीधे जो होता है आप किसी भी जो होता है CRT मॉनिटर पे एज अ पेन, जो ये मैं पेन यूज कर रहा हूँ इसी तरह से वो भी काम करता है। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसी तरह से लाइट पेन भी होता है जो कि यूज़ होता है। अगला है कि इज़ दी कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? ये तो हम सभी जानते हैं भाई, कीबोर्ड जो है इनपुट है कि आउटपुट है? बताओ भाई। तो कीबोर्ड जो होता है ये इनपुट डिवाइस है, इसमें कोई वो नहीं है। और ये सबसे प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है इनपुट डिवाइस है। अगर हमको कोई चीज़ टेक्स्ट करनी है, टाइप करनी है, वर्ड लिखना है तो इसके लिए हम कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। प्रिंटर अगर हम बात करें तो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट होता है जो कि सीधे पेपर पे जो होता है, जो जिस पे हम प्रिंट कर रहे हैं, जो A4 साइज होती है उस पर टक 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 अगर आवाज़ करके मतलब उस पर प्रेस कर रहा है, उसको टच कर रहा है प्रिंटर आपका कहीं से भी, तो इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर दूर से ही उसने प्रिंट कर दिया बिना टच किए पेपर को तो उसको नॉन इम्पैक्ट कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होता है स्ट्राइक करता है पेपर को। हमने नहीं कहा पेपर को छुएगा, जैसे डॉट मैट्रिक्स जो टक 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 वाले चलते हैं ना भाई, कचहरी में देखे होंगे, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। वो पेपर को टच करता रहता है, स्याही उस पर लगती रहती है और प्रिंट होता रहता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो होता है ये पेपर ओपर को नहीं टच करता है, जैसे लेजर प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर जो होते हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। व्हाट टेक्नोलॉजी डज अ लेजर प्रिंटर यूज़? लेजर प्रिंटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं? तो नाम से ही क्लियर है कि लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर बीम का प्रयोग उसमें होता है। लेजर इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है। तो लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है और एक ड्राई पाउडर होता है जिसको हम टोनर कहते हैं। टोनर आप लोग अगर प्रिंटर यूज़ किए होंगे तो टोनर भराया जाता है, रिफिल कराया जाता है या नया लगाया जाता है। तो लेजर बीम का प्रयोग जो होता है इसमें होता है। व्हाट डज ए बारकोड रीडर यूज फॉर? बारकोड रीडर किस लिए यूज होता है? ये देखो दो दो तरह के होते हैं। एक तो QR कोड होता है जो कि स्क्वायर होता है, ठीक है, और एक होता है बार कोड, लंबे लंबे लाइंस बने होते हैं। अगर शॉपिंग करने जाते होंगे तो वहाँ पे बार कोड रीडर होता है, अगर पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे QR कोड होगा। ये चीज़ें होती हैं। तो QR कोड क्या क्या होता है कि ये रीड करता है प्रिंटेड बार कोड जो होता है, जो ब्लैक एंड वाइट में लाइंस बनी होती है उसको, ये उस पर जो भी डेटा होता है वो आपके कंप्यूटर में सेव करता है। तो वही जैसे जैसे आपका बिल बनाना होता है तो बार कोड उस पर जो है स्कैन करता है और उसका जो है कंप्यूटर पे चला जाता है कि कितने की प्राइस है, कितने की उस पर छूट दी जा रही है। व्हाट इज़ ये जॉय स्टिक मोस्टली यूज फॉर? जॉय स्टिक किस लिए यूज किया जाता है? जॉय का मतलब होता है मज़ा लेने के लिए, मतलब खेलने के लिए, प्ले करने के लिए। क्या प्ले करने के लिए? वीडियो गेम खेलने के लिए जॉय स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी गेमिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस है जो कि मतलब डायरेक्शनल कंट्रोल करता है, मतलब किसी को गाड़ी जा रही है तो उसको आगे ले जाना, दाएँ बाएँ घुमाने के लिए काम आता है। व्हिच आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूसर सॉफ्ट कॉपी? ऐसी कौन सी आउटपुट डिवाइस है जिससे सॉफ्ट कॉपी निकलती है? भाई हार्ड कॉपी तो प्रिंटर से मिल जाएगी, स्कैनर से आपको सॉफ्ट कॉपी बन के आ जाएगी, लेकिन कौन सी डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है सॉफ्ट कॉपी? तो जो आपका मॉनिटर होता है, जो डिस्प्ले होता है, या BDU होता है, B फॉर विजुअल, D फॉर डिस्प्ले, U फॉर यूनिट होता है, इसी पे जो है जो आपकी स्क्रीन पे दिखता है वही तो प्रोड्यूस करता है, सॉफ्ट कॉपी हमको दिखती है।
अगला हो गया कि व्हाट इज़ द रिजोल्यूशन ऑफ ए प्रिंटर मेजर्ड इन जो प्रिंटर होते हैं उसका हम रिजोल्यूशन कैसे नापते हैं भाई। कोई चीज़ प्रिंट हो रही है उतने कितने क्वालिटी का निकलेगा उसको हम कैसे मापेंगे। उसके लिए यूज होता है एक शब्द है DPI। डी फॉर होता है डॉट्स, पी फॉर पर इंच। 1 इंच में कितने डॉट्स वो बना रहा है उससे उस प्रिंटर की क्वालिटी नापी जाती है। जितना ज़्यादा DPI होगा उतना अच्छी क्वालिटी का वो प्रिंटर माना जाता है। तो कंप्यूटर अब प्रिंटर खरीदेगा तो DPI उसमें देख लीजिएगा कि कितना है, जितना ज़्यादा उतना अच्छा प्रिंटर है। व्हाट इज ए ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है भाई ये बता दो। तो ट्रैक बॉल भी एक जो होता है इनपुट डिवाइस है जो कि माउस से भी छोटा होता है, बट विथ ये बॉल इसके जो टॉप पे होता है एक बॉल बना होता है, इसीलिए इसको ऊपर ट्रैक बॉल कहते हैं। कर्सर की तरह काम करता है, आगे पीछे कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो उस डिवाइस का नाम है मॉडेम। पहले चलता था मॉडेम फोडेम सब बंद हो गया, अब सब अलग अलग चीज़ें आ गई। तो मॉड्यूलेटर जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम यूज़ करता है कंप्यूटर में जो कि कनेक्ट करता है टेलीफोन लाइन को, इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है आपका कंप्यूटर या लैपटॉप। अगला और लास्ट क्वेश्चन ये है कि इज़ ये टच स्क्रीन इनपुट या आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन जो होता है, जैसे ये टच स्क्रीन है इस पे चल रहा है, तो टच स्क्रीन जो होती है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो टच स्क्रीन जो होती है इनपुट और आउटपुट दोनों है, क्योंकि हम इस पे लिख के कोई चीज़ डाल भी सकते हैं, टच करके इंस्ट्रक्शन से दे सकते हैं। आउटपुट इसलिए क्योंकि हमें जो चीज़ें जैसे डिस्प्ले की तरह काम कर रहा है, मॉनिटर की तरह काम कर रहा है, तो दोनों हो गया। तो इनपुट और आउटपुट ये दोनों डिवाइस होती हैं। इसका PDF हमने पहले ही डाल दिया टेलीग्राम के उस पे ग्रुप पे, पड़ा हुआ ज्ञानालय के टेलीग्राम ग्रुप पे, और इसके कमेंट बॉक्स में भी हमने शेयर कर रखा है।